हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिससे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेवल्स मतलब एनर्जी हम किस तरह से निकालते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फॉर्मूला किस तरह से वेरी करता है अगर हमें मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यूनिट्स हमें चेंज करनी हो, जैसे जूल्स में किस तरह से होता है उसको हम चेंज कैसे करते हैं पर सेंटीमीटर में। ऐसे ही रोटेशन कांस्टेंट के बारे में आपको बता चुकी पहले वाले वीडियो में, और हमने सीखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं CO2 टाइप मॉलिक्यूल्स का, और अगर सिंपल HCl जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एनर्जी लेवल्स की। तो अभी तक हमने फॉर्मूला देखा है, जो एनर्जी होती है वो होती है H/8π² IcJ × J+1, और ये कम है तब हमें एनर्जी पूछी हो जिसमें पर सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या है B, तो हमारे यहाँ से एनर्जी हो जाती है BJ × J+1। ये आ गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हमें याद करना है, याद रखना है इस पूरे के चैप्टर में। तो अब देखो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ, आपने ये सुना होगा कि मॉलिक्यूल अभी ग्राउंड स्टेट में है, उसके बाद जैसे ही मतलब एक्साइटेशन होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक्चुअली में ये है क्या वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था J क्या है, यहाँ पर J है रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बोलो, या फिर ये क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, ये 0 हो सकती है, 1 2 ऐसे ही अप टू n, 0 1 2 3 अप टू n, इस तरह से होती है। अब हमें दो चीजें कंसीडर करनी है, एक तो एनर्जी और एक J की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सपोज करो यहाँ पे मैं J की वैल्यूज लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनर्जी की वैल्यूज। अगर J की वैल्यू 0 है तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, J को मैंने 0 पुट किया है तो ये पूरी टर्म 0 जाएगी, मतलब एनर्जी भी क्या है 0 एट J = 0। अब मैं अगर J को 1 पुट करूं तो कितनी हो जाएगी B1 1 + 1 कितनी 2B। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जब J की वैल्यू 0 है तो एनर्जी की वैल्यू भी कितनी है 0। उसके बाद अगर J की वैल्यू 1 है तो एनर्जी की वैल्यू है 2B। जब J की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2B × 2 + 1 3, मतलब 6B। इतना ठीक है। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 2 है तो हमारे पास एनर्जी आएगी 6B। ऐसे ही हम 3 के लिए निकाल लेते हैं। अगर हम 3 रखेंगे J की वैल्यू तो यहाँ पे 3 और 3 + 1 4, 4 3 12, तो 12B। यहाँ पर लिख देते हैं 12B। एक 4 वाली और निकाल लेते हैं। ये 4 के केस में क्या होगा, मतलब J को जब मैं 4 रख रही हूँ तो 4 + 1 5, 5 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20B। तो अगर हम J की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो हमारे पास आती है 20B। इस तरह से सो ऑन एनर्जीज आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल बिल्कुल ही रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी भी 0 है, और एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली एट रेस्ट, कोई भी रोटेशन नहीं हो रही है। अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ आपको कि मॉलिक्यूल 0 स्टेट से मतलब J = 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है J = 1, अगर मैं आपको बोलूँ मॉलिक्यूल एक्साइट करके इस वाली स्टेट में चला गया है, तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूं लेट्स से HCl, तो अभी पहले मॉलिक्यूल J = 0 स्टेट में था, अब एक्साइटेशन से क्या हो गया, J = 1 में चला गया। इसका ये मतलब नहीं यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, मॉलिक्यूल जंप फॉर्म नहीं करता, बस ये है कि जो जिस स्पीड से पहले रोटेट कर रहा था, पहले तो कोई भी रोटेशन नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। सपोज इस तरह से है मॉलिक्यूल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि एनर्जी क्या है 0। अब नेक्स्ट टाइम उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी 2B, मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब जो इसकी रोटेशन है, जैसे ही मॉलिक्यूल रोटेट करेगा वो फास्ट होनी स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर इस लेवल पे इतनी एनर्जी उसको मिल जाए तो क्या करेगा, और स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही रोटेशन बढ़ती जाएगी जितने जितने लेवल्स जाते जाएंगे। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो मॉलिक्यूल जितना मर्जी रोटेट करता रहे, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी हर लेवल के साथ, बट मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करेगा अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो। बट एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब अगर हम बात करें आगे जाके क्या होता है, एक्चुअल में अगर बात करें तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट थोड़ी ना करता रहेगा, आगे जाके क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है और मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से ब्रेक कर जाता है। इसकी बॉन्ड लेंथ जो मतलब यहाँ पे आगे क्या होता है, जैसे और लेवल्स में चले जाएंगे और ज्यादा एनर्जी की इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम डोमिनेंट ओवर बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और आगे जाके ऐसा एक टाइम आएगा जब मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है
कि मॉलिक्यूल और फास्ट रोटेट कर रहा है, इतना फास्ट रोटेट कर रहा है कि वो इस वाले लेवल पे इतनी एनर्जी है उसके पास, ठीक है, इस तरह से होती है। उसके बाद अब एक और बात, अगर मॉलिक्यूल सपोज करो हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल अभी यहाँ पर है J इज इक्वल टू 0 स्टेट में, और हम चाहते हैं कि वो चला जाए J इज इक्वल टू 1 स्टेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उसके पास एनर्जी है 0, हम उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके इक्वल 2b के इक्वल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एनर्जी कितनी चाहिए 2b। अब क्या होता है, जैसे ये एक्साइटेशन हुआ, जैसे मैंने आपको एनएमआर में बताया था जब हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक्साइटेशन होती है तो एक्साइटेशन की वजह से ये सिग्नल आता है। तो जैसे आप एक्साइट हुआ मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसकी एनर्जी 0 से इंक्रीज करी 2b तक, तो क्या होगा हमारे पास एक, लेट्स से अगर रोटेशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो सपोज इस तरह से एक लाइन आ जाएगी हमारी रोटेशन स्पेक्ट्रा में, एक लाइन आ गई, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, 0 पे था, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन आ गई, लेट्स से यहाँ पे 2b पर एक लाइन आई है, ठीक है, यहाँ पे 0 है पहले। अब क्या होगा, जैसे ही हमने 2b एनर्जी प्रोवाइड करी मॉलिक्यूल को, एक एक्साइटेशन हुई, और एक्साइटेशन से क्या होगा, जितना ये एनर्जी डिफरेंस है वहां पर एक लाइन आ गई है 2b पर, ठीक है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल कहां पर पहुंच गया है, J इज इक्वल टू 1 में, तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको यहां से पहुंचाना है यहाँ तक, मतलब 1 वाले लेवल से। अब मॉलिक्यूल जो हमारा मॉलिक्यूल है HCl, अब इसके पास एनर्जी है 2b, हमें क्या करना है, इसको 2b से पहुंचाना है 6b तक, है ना। तो इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, +4, मतलब अगर मैं 2b में +4 भी ऐड कर दूं तो ये तो आएगा 6b। तो यहाँ का जो ये डिफरेंस है यहाँ तक का, ये वाला डिफरेंस, ये कितना है 4b। तो अब मॉलिक्यूल जो एक्साइट करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये वाला गैप है इस पे लाइन आती है, इस पे, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4b। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, J इज इक्वल टू 2 से जब हम J इक्वल टू 3 में करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 माइनस 6b। तो जो हमारी लाइन आएगी एक्साइटेशन से वो कहां पर होगी, 6b पर। ऐसे आप नेक्स्ट देखोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है 8b। ओके, तो हम नेक्स्ट शो करते हैं यहाँ पर 8b। इस तरह से क्या होगा, आपका आगे बढ़ता जाएगा, जो पिक्स आते रहेंगे वो इस तरह से आएंगी। अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी लाइंस आएंगी हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, उन लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर देखो 2b और 4b में डिफरेंस कितना है 2b का, ऐसे ही 6b और 4b में डिफरेंस कितना है 2b का, 6 माइनस 4 2b, ऐसे ही 8 माइनस 6 2b। इस तरह से आगे आप देख सकते हो आगे लाइन कौन से पे आएगी, हमें कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2b का डिफरेंस है, तो 8 प्लस 2b कितना हो जाएगा 10b, उसके बाद 12b, ऐसे करके हमारा चलता जाएगा, ठीक है। और ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस है रिजिड रोटेटर का केस, रिजिड रोटेटर। इसका मतलब ये है कि हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो हर लेवल पे सेम है, हमने b को कांस्टेंट मान लिया है, और हम ये बोल रहे हैं कि लेवल्स चेंज करने के बाद भी b की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, सबका डिफरेंस क्या है 2b आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सा केस है, रिजिड रोटेटर का केस। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना था कि जो भी पीक्स आती है, सपोज करो आपको 2 लाइंस गिवन है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने जब लिया HCl का, वहां पर 2 पीक्स आई है, एक पीक आई है 4b पे और एक पीक आई है 8b पे, ऐसे इस तरह से मान लो कुछ दिया हुआ है, और आपको बताना है कि जो इन दोनों के बीच वाली जो पीक होगी वो कहां पर आएगी, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो कहां पर आएगी 6b पर। ऐसा क्यों, क्योंकि सारी पीक्स का डिफरेंस कितना होता है 2b, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट में, हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हम कैसे निकालेंगे 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस। जैसे अभी तो मैंने आपको एक एक कैलकुलेट करके दिखाया है, बट इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। जिसे सपोज करो हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं कि J से हम उसको भेज रहे हैं J+1 पे। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 लेवल है, इसको अगर मैं J मान लूं तो J+1 कितना होगा 1। अगर ये J है तो ये है J+1, या फिर अगर मेरी J की वैल्यू सपोज 1 है तो J+1 कितना हो जाएगा 2। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो एक्साइटेशन है वो बेसिकली क्या हो रही है, J से लेके मॉलिक्यूल जा रहा है J+1 तक। तो जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर, मैं आपको बोलती है एनर्जी डिफरेंस है, तो ये वाला डिफरेंस ऐसे ड्रॉ करके निकालने के बजाय अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना तो हम कैसे करेंगे, अब हमें निकालना है डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब इस वाले लेवल से यहाँ तक के लेवल जाने में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का Bj इंटू J+1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब डेल्टा ई के लिए मुझे क्या करना है, मतलब मुझे डिफरेंस लेना है
होगा, इस वाले में से मेरे को माइनस करना है ये वाला, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो यही करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम b और j को क्या लिखेंगे j+1, क्योंकि अब ये वाला लेवल क्या है j+1। मैं जनरल डिराइव कर दूं, ये हो गया j+1 और यहाँ पर j को क्या लिखेंगे j+1 और 1+1 ऑलरेडी है, ये हो गया हमारा अपर लेवल। और माइनस करना है हमें लोअर लेवल। लोअर लेवल में j की वैल्यू क्या है j ही है और यहाँ पर है j+1, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी इसको माइनस b j इंटू j+1, इतना ठीक है। मतलब मैंने किया ये कि लोअर लेवल ये है जिसे मैंने j ही माना हुआ है j को, तो bj इंटू j+1। नेक्स्ट टाइम में क्या कही है अपर लेवल, जब j की वैल्यू क्या है j हो गया है j+1 ये, और यहाँ पर जो ये j है ये +1 है तो j+1 और साथ में +1 इस तरह से। अब हम करते हैं इसको आगे सोल्व। ये कितना हो जाएगा b इंटू j+1 इंटू j+2 माइनस b j इंटू j+1, इतना ठीक है। आगे देखते हैं b, मैं काम करूं b को दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। दोनों में b है तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे, और j+1 भी क्या है दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ से भी bj+1 और यहाँ से भी b और साथ में j+1 कॉमन निकाल लिया है यहाँ से। तो अब क्या बचेगा मेरे पास अंदर j+2 माइनस j, यही बचेगा, j माइनस j कैंसिल और ये बचेगा 2, मतलब 2b इंटू j+1। ये आ गया है आपका डेल्टा E, मतलब दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस आपको ड्रॉ करके निकालने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका निकल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं बोल रही हूँ कि जो एक्साइटेशन है वो j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज इक्वल टू 1, मतलब एक मॉलिक्यूल ने क्या किया है वो j इज इक्वल टू 0 लेवल से लेके चला गया है कहाँ पर j इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है j की वैल्यू, मतलब आपको ये वाली j की वैल्यू कंसीडर करनी है। ये तो क्या है j+1, ठीक है। j की वैल्यू जो यहाँ पर है वो इसका लोअर लेवल है, आपको ये ध्यान रखना है ये लोअर लेवल है, ठीक है। अब हम करते हैं पुट यहाँ पे 2b और लोअर लेवल क्या है 0, तो 0+1, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2b। मतलब अगर j इज इक्वल टू 0 से 1 तक जा रहा है तो ये डिफरेंस कितना है 2b। एग्जैक्टली वही आया है जो हमने पहले निकाला था, जैसे हम डिफरेंस लेके चल रहे थे, तो बिल्कुल वैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब ये तो हमने बहुत सिंपल था 0 और 1। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि एक्साइटेशन हुई है j इज इक्वल टू 10 टू j इज इक्वल टू 11, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक चला गया है, तो आपको बताना है बीच का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। सपोज इस तरह से हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, या फिर ना एक, हाँ चलो इस तरह से निकालो तो आप क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू 2b और j की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या है, j की वैल्यू है 10, हम लिस्ट वाले को लेते हैं और साथ में +1, डेल्टा E इज इक्वल टू ये क्या है 11 होता 22b, क्या लेगा आपका बीच का डिफरेंस। इस तरह से क्या है j इक्वल 10 टू 11, यहाँ तक जब एक्साइटेशन होगी तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 22b। आपको पूरा ड्रॉ करने की नीड नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा फिर 4 ऐसे करके 8 12 ऐसे तो आप निकालने की नीड नहीं है आपको, आप इस तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब यही इसी वाली चीज को एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकते हैं तो आपको बताती हूँ मैं। जैसे मैंने आपको डिराइव करवाया फॉर्मूला डेल्टा E इज इक्वल टू 2b इंटू j+1, ये हमने फॉर्मूला डिराइव करा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि j इज इक्वल टू 10 टू j इज इक्वल टू 11 एक्साइटेशन है और जिनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है मतलब डेल्टा E, सपोज वो आपको गिवन है, ऐसे मैं कुछ भी रैंडमली लिख रही हूँ, इतना इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, इस वाले लेवल का और इस लेवल के बीच का डिफरेंस इतना है, तो आपको कैलकुलेट करनी है b की वैल्यू, रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो आप किस तरह से करोगे, डेल्टा E की वैल्यू ऑलरेडी एग्जामिनर में गिवन है 22.8 पर सेंटीमीटर, 2 को एज इट इज रखेंगे, b तो हमें निकालना ही है और निकालना भी किसमें है पर सेंटीमीटर में। अब आप j की वैल्यू क्या रखोगे, जो कम वाली वैल्यू होती है लोअर वाली वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 10+1, ठीक है। अब देखो 11 का 22b और ऐसे ही इक्वल किसके 22.07 पर सेंटीमीटर। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं डिवाइड बाय 22 यहाँ पे कर दूंगी और जैसे तुम सोल्व करें तो हमारे आ जाएगी b की वैल्यू। इस तरह से हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं एनर्जी लेवल्स का। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो रहता है, 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो ये
कि हम जो पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की बेस पे इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, जेएमएक्स की वैल्यूज किस तरह से निकलती हैं, और बी की वैल्यू का और पॉपुलेशन डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है, और सबसे लास्ट में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट में तो स्पेसिफिकली आता ही आता है, और नेट में भी आ सकता है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन, वो वाले टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।